स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने गॉस थ्योरम की एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ी थी जिसमें हमने अनंत लंबाई के चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात किया हुआ था। अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे कि अनंत समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। ये भी गॉस थ्योरम की एक एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग है। अब जहाँ पर हम देख रहे हैं कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास निकल कर आई थी E बराबर लैम्डा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट R आई थी। तो जहाँ पर लैम्डा क्या था हमारा रेखीय आवेश घनत्व, एप्सिलॉन नॉट क्या था हमारा निर्वात की विद्युतशीलता, R क्या थी दूरी या बेलन की त्रिज्या, और 2 पाई भी आएगा, है ना, बताया नहीं किसी ने, ये लिखना है, बोल दिया करो। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि E जो है वो व्युत्क्रमानुपाती जा रहा है R के सूत्र से। इसका मतलब ये हुआ कि R का मान जितना अधिक होगा, मतलब कि बिंदु चालक से जितना दूर होता जाएगा आवेश से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी कम होती जाएगी। तो ये अगर R का मान कम होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक होगा। तो ये इसका व्युत्क्रमानुपाती का संबंध आता है। ये चीज़ ध्यान रखना है हमें, बोर्ड में इस तरह के ऑब्जेक्टिव भी बन जाते हैं कंपटीशन में भी, कि अगर हम दूरी बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होगा। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें E और R के बीच में तो कुछ इस तरीके से आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर R बढ़ रहा है, R का मान अगर बढ़ रहा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कम होती जा रही है ग्रेजुअली। तो ये इस तरीके का संबंध आता है। अब इस वाले चैप्टर में हम क्या करेंगे, अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करने वाले हैं। चलो इसको हटा देते हैं हम। देखिए ज़रा, मान लिया कि हमारे पास ये कोई समतल चादर है, अनंत समतल चादर आ रही है हमारे पास इस तरीके से, ये आ गई। तो इसको हमने एक समान रूप से क्या करा हुआ है, आवेशित किया हुआ है, एक समान रूप से आवेशित किया हुआ है। अब एक समान रूप से आवेशित का मतलब होता है कि जो आवेश है उस चादर के प्रत्येक बिंदु पर समान रूप से फैला हुआ है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें गॉसीय सतह की आवश्यकता होती है, और गॉसीय सतह कोई बंद सतह है जिसमें आवेश उपस्थित होता है। तो ये हमारी समतल चादर जो है एक बंद सतह की तरह कार्य नहीं करेगी, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बेलन की कल्पना करेंगे। यहाँ पर अनंत समतल चादर या अनंत लंबाई की समतल चादर का तात्पर्य होगा कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है चालक के अत्यंत निकट है, मतलब कि जो आपका परीक्षण बिंदु है, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है वह चालक के काफ़ी करीब है, तब उसको अनंत लंबाई का कहते हैं। पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ हमने बताई हुई है। अब यहाँ पर देखिए, मान लिया कि ये चादर का केंद्र है, ये केंद्र बिंदु मान लिया। अब इसके केंद्र से किसी दूरी पर एक बिंदु माना हमने P, और उतनी ही दूरी पर हमने एक और बिंदु माना P डैश। इस तरीके से चादर रखी हुई है, इस तरीके से एक बिंदु इस तरफ माना और एक बिंदु इस तरफ माना हुआ है, और बराबर दूरी पर माना हुआ है। तो इसको P मान ले रहा है और इसको P डैश मान ले रहा है। तो P डैश को हम अक्ष मानकर एक बेलन का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एक बंद सतह चाहिए जो गॉसीय सतह की तरह कार्य करे। तो ये हमने इस तरीके से इस पे एक बेलन की कल्पना की। ये मान लिया हमारे पास ये पॉइंट P है और ये इस तरीके से पॉइंट P डैश है, ठीक है, जो बराबर दूरी पे मानना है। यहाँ पर बनाने में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप बिल्कुल बराबर दूरी पर इसको बनाएंगे। दोनों तरफ जो बिंदु है उसकी दूरी बराबर होनी चाहिए, P की भी और P डैश की भी चादर के केंद्र से। तो
तो ये हमने क्या करा, पी डैश को अक्ष मानकर एक बेलन का निर्माण कर लिया। अब जहाँ पर हम देखेंगे, हमने देखा हुआ है पिछले लेक्चर में कि जो आपका बेलन होता है उसकी 3 सतह हमारे पास निकल कर आती हैं। एक सतह समतल वृत्तीय सतह, दूसरी भी समतल वृत्तीय सतह और तीसरी आती है वक्रीय सतह। तो ये P पॉइंट पर और P डैश पॉइंट पर जो सतह आ रही है समतल वृत्तीय सतह है, और जो बीच वाली सतह आ रही है निकलकर ये वाली, ये जो सतह है ये हमारी वक्रीय सतह है। कैसी सतह है? वक्रीय सतह है। अब इस बिंदु पर हम देखेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये बाहर की तरफ लगेगी, ये बिंदु माना हुआ है, और ये भी इसी प्रकार बाहर की तरफ लगेगी। अगर इन बिंदुओं पर हम कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ मानते हैं तो उस परीक्षण आवेश की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही होती है। अब जहाँ पर देखें आप कि हमारी जो वक्रीय सतह है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर आ जाएगी, और जो हमारी समतल वृत्तीय सतह हैं ये विद्युत क्षेत्र के लंबवत आ जाएंगी। अब इसके लिए चीज़ों को समझने के लिए फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स करके एक अलग से लेक्चर डाला हुआ है, वो पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हमने कुछ स्थितियां निकाली जिसमें हमने देखा है कि कोई भी सतह अगर विद्युत क्षेत्र के लंबवत होती है तो उससे बद्ध फ्लक्स का मान जो होता है, विद्युत फ्लक्स का मान वो अधिकतम होता है, और अगर कोई सतह विद्युत क्षेत्र के समांतर होती है तो उससे बद्ध जो फ्लक्स का मान होता है वो शून्य होता है। अगर ये वाली चीज़ यहाँ समझ में नहीं आ रही है तो आप वो फ्लक्स वाला लेक्चर ज़रूर देखें। तो यहाँ पर देखें आप ज़रा, तो जो समतल सतह आ रही हैं ये विद्युत क्षेत्र के कैसी आ रही हैं? लंबवत, और इनके क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच जो कोण बनेगा वो बनेगा हमारा 0 डिग्री का, और यहाँ क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच का जो कोण बनेगा वो बनेगा हमारे पास 90 डिग्री का। तो इससे लिंक फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है फ्लक्स का फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। अब थीटा का मान अगर 90 होगा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0, और थीटा का मान अगर 0 होगा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारे पास? बताओ, अधिकतम हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 आएगा, तो ई डी एस बचेगा। अब मान ले रहे हैं यहाँ पर हम, ध्यान दीजिएगा ज़रा, कि ये समतल वृत्तीय सतह का क्षेत्रफल ए मान ले रहे हैं। एस मान सकते हो, हमने ए मान लिया, और इसका भी ए मान लिया क्योंकि दोनों का बराबर होगा, और इसका हमने एस मान लिया, इसका अलग निकल के आता है वक्री पृष्ठ का। तो जो हमारा फ्लक्स है वक्री सतह से संबद्ध, उसका मान कितना हो रहा है? 0 हो रहा है, और जो हमारे समतल वृत्तीय सतह है उसका मान क्या हो रहा है? अधिकतम हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखना, सतह से या ऐसे लिख सकते हैं, समतल चादर से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स देख सकते हैं क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर, देखें जरा, हमारे पास फ्लक्स का सीधा सा सूत्र रहता है फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा रहता है, जब वेक्टर हटा के लिखते हैं तो ई डी एस कॉस थीटा रहता है। तो जहाँ पर हमने क्षेत्रफल क्या माना हुआ है? डी एस की जगह पे ए माना हुआ है, और कॉस थीटा, थीटा का मान कितना आ रहा है? यहाँ पे 0 आ रहा है, तो कॉस 0 का मान 1, तो कॉस भी हट जाएगा। तो अब फ्लक्स बचा कितना? ई गुणा ए। तो परिभाषा ही होती है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठीय क्षेत्रफल का गुणनफल हमारे पास क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। समझ पा रहे हैं? तो पहली सरफेस से संबद्ध फ्लक्स लिखेंगे हम, पी डैश पॉइंट पे निकालें तो क्या हो जाएगा? ई ए, और धन दूसरी सतह से संबद्ध फ्लक्स का मान लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? ई ए हो जाएगा। पहली सतह से संबद्ध फ्लक्स कितना? ई ए, दूसरी सतह से भी कितना? ई ए, और तीसरी सतह जो है वक्री पृष्ठ, उससे संबद्ध फ्लक्स कितना? 0। समझ पा रहे हैं?
तो कुल कितना फ्लक्स आ जाएगा निकल कर हमारे पास, हम टोटल लिखा हुआ है जहाँ पे कुल फ्लक्स लिखा हुआ है, कुल विद्युत फ्लक्स, तो मतलब दोनों समतल वृत्तीय सतह के लिए भी लिखा हुआ है और वक्रीय सतह के लिए भी लिखा हुआ है। एक समतल वृत्तीय सतह के लिए क्या आ रहा है हमारे पास, ई ए कॉस थीटा आता, तो कॉस 0 का मान कितना 1, तो ई ए डायरेक्ट लिख लिया है। और दूसरी सतह के लिए भी क्या लिखा हुआ है, ई ए, और तीसरी सतह के लिए भी हम लिखते हैं ई डी एस कॉस थीटा या ई एस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान यहाँ पर कितना आ रहा होता है 90, तो कॉस 90 कितना 0, तो कितना लिख दिया हमने 0। तो एक ई ए और एक ई ए कितना हो जाएगा बताओ, क्या आएगा हमारे पास, फाई ई बराबर 2 ई ए। बहुत कठिन मैथ नहीं है ये, एक और एक दो ही होते हैं, फिर से देख लो, ई ए और ई ए कितना 2 ई ए हो जाएगा। देखें जरा, तो इसको हमने दे दिया समीकरण 1। अब हम जानते हैं गॉस की प्रमेय अनुसार हम जानते हैं, देखिएगा क्या जानते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, मान लिया क्यू आवेश है, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये गॉस की प्रमेय होती है, इसको हम समीकरण 1 लिखें, ठीक है। अगर डेरिवेशन कर रहे हैं तो जरूरी है कि गॉस की प्रमेय, अगर गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग कर रहे हैं तो गॉस की प्रमेय का कथन भी आप जरूर लिखें, है ना, डेरिवेशन में अच्छा लगेगा। डेरिवेशन को करने के लिए सबसे पहले गॉस की प्रमेय का कथन, फिर एक सुंदर सा चित्र बनाएंगे, चित्र के बाद क्या करेंगे, चित्र की थ्योरी लिखी जाएगी और एक सरलता यहाँ पर सॉल्व आएगा। तो जो आपका 5 नंबर का एक व्यंजक यानी कि डेरिवेशन तैयार हो जाता है बोर्ड एग्जाम में। देखें, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से देख पा रहे हैं। समीकरण 1 में अगर फाई का मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 से, 2 ई ए बराबर Q/ε0 हो जाएगा। और उसके बाद ई का मान निकालना है, तो 2a को बटे में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा Q/2ε0 a हो जाएगा। तो ये आवेश के रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आया गया। अब आप देख पा रहे हैं कि Q/a, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा, Q/a को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा। इसको हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है कि Q/a यानी कि प्रति एकांक पृष्ठीय आवेश, पृष्ठीय क्षेत्रफल के आवेश को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे सिग्मा से दर्शाते हैं। तो इस Q/a की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बताइए, सिग्मा, और बट्टे में क्या लिख सकते हैं 2ε0। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आता है किसी अनंत लंबाई के समतल चादर के कारण, क्या आता है, E बराबर सिग्मा बटे 2ε0, और इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। तो सिंपल था, सॉल्व था। नहीं समझ में आया हो तो फिर से देख लो, आ जाएगा आपको। देखो क्या है, हमने माना कि हमारे पास एक अनंत समतल चादर है। अब इसके परिता हमने क्या करा, एक बेलन की कल्पना की, एक हमने P पॉइंट माना इससे समान दूरी पर, और दूसरा P डैश माना, एक P डैश और एक P पॉइंट माना। P डैश को हमने अक्ष मानकर एक बेलन का निर्माण किया। अब बेलन का निर्माण कर लिया जो कि एक गॉसीय सतह है, तो बेलन की दो समतल वृत्तीय सतह होंगी, तो पहली समतल वृत्तीय सतह से संबद्ध फ्लक्स का मान E है, क्योंकि हमने इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो माना हुआ है वो A माना हुआ है इसका समतल वृत्तीय सतह का, और दूसरे का भी A माना हुआ है, बराबर है। तो एक का E A फ्लक्स की परिभाषा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत पृष्ठीय क्षेत्रफल के गुणनफल को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो EA और EA, और वक्रीय पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक EA और एक EA कितना हो जाएगा 2A। अब गॉस की प्रमेय हम यहाँ पर अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो गॉस की प्रमेय से देखेंगे तो फाई E की जगह पर हमने Q/ε0 लिखा हुआ है, जहाँ पर हम देख पा रहे हैं LHS बराबर है, तो RHS भी हमने क्या करा हुआ है, बराबर रखा हुआ है। अब देखें यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से बराबर रखा, E का मान निकाला तो हमारे पास क्या निकल कर आया, Q/2ε0A। जब Q/A को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा, तो हमारे पास ये निकल कर आया E बराबर सिग्मा/ε0। तो ये था हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक।
अब ध्यान रखें, पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने अनंत लंबाई के रेखीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात किया था। उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से बिंदु तक की दूरी पर निर्भर कर रही थी। समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती, अतः दूरी से स्वतंत्र होती है। बोर्ड में या कंपटीशन में आ जाता है कि किसी समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है और कह रहा होता है कि हमको यहाँ पर दूरी को अगर हम क्या करें, दूरी को डबल कर दें या तिगुना कर दें या दुगुना कर दें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, नियत रहेगी, क्योंकि दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी समतल चादर के कारण निर्भर कर ही नहीं रही होती है। तो ये था हमारे पास अनंत समतल एक समान रूप से आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब अगले लेक्चर में हम गॉस थ्योरम की एक और एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे कि किसी गोले के कारण, एक गोला लेंगे, गोला जो है वो भी गॉसीय सतह है, किसी गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विभिन्न स्थितियों में क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।